पंडित सिंह जी का परिवार एक ऐसा परिवार है जो जनता से मिलता है, जनता की बात सुनता है। हम लोग सरकार में हो ना हो, विधायक हो ना हो, मंत्री हो ना हो, लेकिन अगर हमारे दरवाजे पे कोई आए तो उसके चेहरे पे मुस्कान लाना हमारी जरूरत है, उसको हम जरूरत पूरा करेंगे और लोग इसी बात से हम लोग से प्रसन्न हैं। यही अखिलेश यादव जी जब कहते थे कि हम लैपटॉप देंगे तो लोगों को सपना लगता था, ये भाजपा के लोग और अन्य पार्टी के लोग मजाक उड़ाते थे कि ये कैसे दे पाएंगे, लेकिन उन्होंने इसी जनपद के 58,000 60,000 लड़कों को लैपटॉप देकर साबित कर दिया कि किस तरह से हम अपनी बात को पूरा करना जानते हैं, क्योंकि समाजवादी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, समाजवादी काम करके दिखाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच से बहुत नीचे हैं, इनकी कोई सोच नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि जब चुनाव आएगा तो सिर्फ एक मुद्दा हिंदुत्व का मुद्दा उठाएंगे और हिंदू मुसलमान की बात करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जनता समझ चुकी है, 2.5 साल हो गया, कोई पूछने को तैयार नहीं कि आपका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। किसान मारा फिर रहा है, बहुत दबाव बना, अभी जाके कल परसों कुछ पैसा रिलीज हुआ। वो पैसा कैसा था? वो पावर प्लांट का पैसा था जो सरकार दबाए बैठे हुई थी मिल मालिकों के, उसको पैसा दिया। अगर सरकार चाहती तो ये पैसा पहले देती तो ये 2.5 साल का देरी ना होता। लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि आप समझिए इस सरकार में ये आलम है कि पुलिस हत्या कर रही। गोरखपुर का आपने कांड देखा होगा, मनीष का, विवेक हत्याकांड आपने देखा होगा, लखनऊ का आपने देखा होगा। किस तरह से इस भाजपा की पार्टी के लोग जो सत्ता के रक्षक हैं वो भक्षक बने हुए हैं। अगर राजा निरंकुश हो जाएगा तो प्रजा को के साथ में हमेशा धोखा होगा। ये पूरी तरह से भाजपा सरकार सभी वादों पे फेल है और मैं एक वायदा करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि जितने गोंडावासी हैं आप घबराइए नहीं, और एक दिन 10 मार्च को ऐसा होगा कि सूर्योदय होगा, और जब सूर्योदय होगा तो उसकी रोशनी हर तरफ फैलने वाली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी सरगर्मियों के बीच हम पहुंचे गुना विधानसभा सीट के बड़े नेता सूरज सिंह के पास। आइए जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में, चूंकि वो पहली बार अपने पिता पंडित सिंह जी के बिना चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी कमी उनको कितनी खल रही है। सूरज जी। माननीय मंत्री जी की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता है। मैं समझता हूं कि उनकी कमी हम लोग को बहुत खल रही है, और हम ही को नहीं, पूरे गोंडा को खल रही है, क्योंकि वो जन जन के नेता थे, जनप्रिय नेता थे। उन्होंने 30 साल राजनीति के माध्यम से लोगों की बहुत सेवा की है। लोगों को पहचाना, लोगों को जाना, लोगों को सम्मान कैसे दिया जाता है, कैसे अपने दरवाजे पर कोई आ रहा है जो दुखियारी है उसकी मदद कैसे की जाए, कैसे उसकी हेल्प करके उसके चेहरे पे मुस्कान लाई जाए। मुझे नहीं लगता है कि माननीय मंत्री से अच्छा कोई था जो ये काम कर सकता था। उनकी कमी नहीं पूरी हो सकती, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि आज उनके ना रहने पर उनके जितने साथी थे पुराने 30 साल में, जितने लोग भी कभी भी उनके साथ जुड़े रहे, वो सारे के सारे हमसे मिल रहे हैं। मैं सबसे प्रयास करता हूं कि मैं सबके पास पहुंच जाऊं, और आज वो खुलेआम मेरा साथ दे रहे हैं। उनके साथ में एक बात बहुत अच्छी है कि मेरे से ज्यादा वो मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मंत्री की कमी तो नहीं पूरी होगी, लेकिन मंत्री का आशीर्वाद और हमारी मेहनत, ये दोनों जरूर रंग लाएगी। सूरज जी, मंत्री जी के जाने के बाद आपको किस क्षेत्र में लगता है कि जैसे गोंडा में कहते हैं कि एक वॉइड हो गया है, एक कमी हो गई है, ना कि सिर्फ समाजवादी पार्टी में, बल्कि गोंडा की राजनीति का एक बड़ा चेहरा थे पंडित सिंह। तो उस राजनीति के वॉइड को भरने के लिए आपकी तरफ से लोगों के साथ जनसंपर्क अभियान चुनाव से पहले से किया जा रहा था। किस तरीके से आप उस वॉइड को भरने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पिछले 2010 के बाद से ही मंत्री जी ने अपनी अनुपस्थिति में, जब कभी भी वो नहीं होते थे तो उन्होंने मुझे कह रखा था कि मेरी अनुपस्थिति में कभी मैं नहीं हूं तो आप जनता की बात सुनिए और उनका काम कराने का काम करिए। तो पिछले 10-12 सालों से मैं पूरी तरह से एक्टिव था अपनी विधानसभा में, पूरे जनपद में। तो मुझे लगता है उसका लाभ मुझे मिल रहा है। लेकिन मंत्री जी की कमी में मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कमी जो है वो अनुभव की कमी है। उनकी एक उम्र थी, उस उम्र तक पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए उतनी उम्र जरूरी है। लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत कुछ मुझे सिखाया उन्होंने, और मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से तन मन धन से जनता के प्रति समर्पित है। और मैं समझता हूं कि गोंडा की सेवादारी मेरी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए मेरे बड़े बुजुर्ग हैं जो मुझे तमाम सलाह देते हैं, राय मशवरा करता हूं। मैं खुद निर्णय नहीं लेता हूं, मैं पहले अपने बड़े बुजुर्गों से निर्णय पूछता हूं, फिर कोई निर्णय लेता हूं। तो मुझे लगता है कि इस मामले में मंत्री जी का अनुभव निश्चित रूप से कमी खलेगी उसकी। तो अब ये जो विधानसभा चुनाव है सूरज जी 2022 वाले, इसमें आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो इस विधानसभा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, इस विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि किसी से मिलते नहीं, किसी को पहचानते नहीं है। उनसे अगर कोई मिलना चाहता है तो मिल नहीं सकता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनको ये लगता है कि समय आने पर हम ऐसे ही सब कुछ ले लेंगे, सबको ले लेंगे, सबसे कर लेंगे, कुछ लाभ दे देंगे, कुछ
अपना दबाव बना लेंगे। लेकिन मैं समझता हूं गोंडा की जनता दबाव नहीं समझती है, और गोंडा की जनता ने अगर जनप्रतिनिधि पिछली बार विधायक को चुना था तो भाजपा के कहीं ना कहीं लोगों ने नीतियों के हिसाब से काम किया था और वोट दे दिया था। इस बार कोई वोट देने वाला नहीं है, और मैं समझता हूं कि हमारे लिए हमारी सरलता और सुलभता, विनम्रता, उपलब्धता हमारी यही पूंजी है, और इसी के नाते हम लोगों में जनसंपर्क भी करते हैं। और मेरे प्रति तमाम सारे लोग अंदर ही अंदर, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बहुत ज्यादा अभी समय आ गया है खुलने का, तो धीरे धीरे खुलेंगे, लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि लोग खुल नहीं चुके हैं, वो सब खुल चुके हैं, और सारे लोग बात हो रही है, सबसे हो रही है। और निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा 10 मार्च को, जब इस प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री बनकर आदरणीय अखिलेश यादव जी आएंगे, और अखिलेश यादव जी के साथ लगभग सारी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीत के जाने वाली है। सूरज जी, 2022 विधानसभा चुनाव के बाद अगर आपकी सत्ता आती है तो आप किस तरह से गोंडा में विकास को सोचते हैं कि किस तरह के काम करवाए जाएंगे, किस तरह के विकास कार्यों को और आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए क्या है कि गोंडा जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ था। अब इसमें मैं समझता हूं कि 2012 से लेकर और 2017 के बीच में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े काम कराए। मैं जब बचपन में छोटा था तो लोग कहते थे कि जो पार्टी, समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी, गोंडा से लेकर लखनऊ तक की सड़क बना देगी, वो पार्टी अजरमर हो जाएगी और नेता हमेशा के लिए चुनाव जीतेगा, उसका सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी ने गोंडा से लेकर जरवल तक और जरवल से लेकर गोंडा तक 4 लेन रोड बनाने का काम किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है गोंडा के लिए। गोंडा से बलरामपुर तक का काम किया, रोड बनाई, सीसी रोड बनाई। गोंडा से उतरौला तक की सड़क बनाई, सीबीएन मार्ग बना दिया। गोंडा से कटरा और कटरा से कन्नलगंज, कन्नलगंज से कुकुरबुका, ये सारी सड़कों को बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। कहीं ना कहीं मैं चिकित्सा क्षेत्र में देखना चाहता हूं, तो चिकित्सा क्षेत्र में आप देखेंगे तो बड़ा अस्पताल, जिला अस्पताल जिसको कहेंगे, हमारे यहाँ पर 100 मीटर यहाँ से दूर है, जो हमें सामने बिल्डिंग दिख भी रही है, ये 200 बेड का अस्पताल, जिला अस्पताल का बनाने का काम किया। इसके साथ साथ 150 बेड का महिला अस्पताल बनाने का काम किया। इस पूरे जनपद को सैकड़ों एम्बुलेंस देकर गरीबों की मदद की। जो गरीब बेचारे ऐसे थे जो अपने घर में बीमार पड़े रहते थे, उनको एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, उनको ले जाने के लिए लोग सोचते थे। एक जमाना था कि जब मैं बचपन में था तो देखता था कि बड़े घर में जिसके पास 4 पहिया वाहन होता था, गरीब आता था, उनके घर हाथ पैर जोड़ता था, रात को की तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब होने पर बड़े लोग उसको गाड़ी बैठा के ले जाते थे, लेकिन 1 महीना उसको कोसते थे कि तुम्हारी बात अगर रात में हमने ना सुनी होती तो शायद तुम्हारे परिवार को मरीज बचता नहीं। तो मैं समझता हूं अखिलेश यादव जी ने फ्री का नंबर दिया 108, 102, आप दबाइए, आपके घर पे एम्बुलेंस खड़ी है, आपको अस्पताल ले जाएगी, अस्पताल में इलाज कराएगी। कोरोना के काल में जो ये भाजपाई अपना पीठ थपथपा रहे हैं खुद से, मैं समझता हूं अगर इस जनपद को बड़ा अस्पताल, जिला अस्पताल के रूप में, जिला महिला अस्पताल के रूप में और बड़ी एम्बुलेंस न देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया होता, तो आज शायद भाजपा इन मरीजों को जिन इलाज का झूठा ढिंडोरा पीट रही है, ये पूरा नहीं कर सकती थी। तो निश्चित रूप से हम लोग काम किए। 62 नए पुल, ढेमुआ घाट का बड़ा पुल है जो बड़ी उपलब्धि है, जो लगभग नवाबगंज ब्लॉक कह लीजिए, नवाबगंज ब्लॉक और तरफगंज तहसील के लोगों को फैजाबाद जाने से रोकता है। 60 किलोमीटर की बचत होती है। वो बड़ा पुल 1.5 किलोमीटर का बनाया। गुड़वा घाट, ढेमुआ घाट, चंदवतपुर घाट, तमाम सारे घाट बनाने का काम किया। 62 नए पुल बनाए। हम लोगों ने 58,000 लैपटॉप बांटा। 58,000 महिलाओं को पेंशन देने का काम किया, समाजवादी पेंशन के रूप में। तमाम वृद्ध महिलाओं को पेंशन देने का काम किया। तमाम विधवा महिलाओं को पेंशन देने का काम किया। यहाँ पर कन्या विद्याधन, मैं जाता हूँ क्षेत्र में, जब पहुंचता हूं तो मुझसे लोग, लड़कियां मिलती हैं, बिटिया लोग कहती हैं कि भैया समाजवादी पार्टी के समय में मुझे कन्या विद्याधन मिला था 30,000 रुपए, उससे हमारी शादी में हमारे पिता ने बहुत मदद कर ली, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो हम समझते हैं कि हम लोगों ने काम किया और काम के बलबूते पे हम आगे बढ़ेंगे। आगे आने वाले प्लान में आपने पूछा है, तो सबसे बड़ी योजना जो हम लाने वाले हैं वो सिविल लाइन की लाने वाले हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है, लोगों को समस्या है, यहाँ पर सिविल लाइन नहीं है। 5 साल का मौका मिला था, हमने बड़े अस्पताल बनाए, हमने बड़ी सड़कें बनाई। अगली बार मौका मिलेगा तो हम लोग सिविल लाइन बनाएंगे। इस जनपद में, इस जनपद मुख्यालय पर बहुत बड़े पैमाने पर जाम लगा रहता है। उस जाम को खत्म करने के लिए हम लोग आगे प्लान कर रहे हैं कि रिंग रोड की स्थापना करेंगे। शहर के किनारे किनारे लगभग 12 गांव ऐसे हैं जो बड़े गांव हैं, ग्राम सभाएं हैं, उसको नगर निगम से जोड़ने की, नगर पालिका से जोड़ने की बात थी। मैं समझता हूं कि जितने दावे किए गए इस भाजपा की सरकार में, सारे के सारे फेल हो गए। बातें बहुत बड़ी हुई कि सपने दिखाए गए कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग नगर का विस्तार भी करेंगे और नगर निगम में इसको जोड़ने का काम करेंगे। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस स्तर पे हम लोग की सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच से बहुत नीचे हैं। इनकी कोई सोच नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि जब चुनाव आएगा तो सिर्फ एक मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा उठाएंगे और हिंदू मुसलमान की बात करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता ने आपको पहचान लिया कि आपने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। 8 साल हो गया, 8
को आप गुणा करेंगे 2 से तो 16 करोड़ नौकरी देनी चाहिए थी। मैं समझता हूं गोंडा जनपद में आप खंगालेंगे तो कहीं भी नौकरी किसी को नहीं मिली है। गांव का युवा परेशान है, किसान परेशान है, किसान को उनका पेमेंट नहीं मिल रहा है। बजाज चीनी मिल जो यहाँ पर कुंदुरकी चीनी मिल के नाम से जानी जाती है, कुंदुरकी चीनी मिल ने पिछले 2.5 साल का पेमेंट नहीं किया है। मेरी सरकार, हम लोग की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 6 महीने का पेमेंट रुकता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि ये चूंकि अखिलेश यादव जी के बहुत घनिष्ठ लोग हैं इसलिए इनकी सरकार में पेमेंट नहीं हो रहा है। 2.5 साल हो गया, कोई पूछने को तैयार नहीं कि आपका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। किसान मारा मारा फिर रहा है, बहुत दबाव बना, अभी जाके कल परसों कुछ पैसा रिलीज हुआ। वो पैसा कैसा था? वो पावर प्लांट का पैसा था जो सरकार दबाए बैठे हुई थी मिल मालिकों के, उसको पैसा दिया। अगर सरकार चाहती तो ये पैसा पहले देती तो ये 2.5 साल का देरी ना होता। लेकिन ये मैं समझता हूं कि अगर राजा निरंकुश हो जाएगा तो प्रजा के साथ में हमेशा धोखा होगा। ये पूरी तरह से भाजपा सरकार सभी वादों पे फेल है। और मैं एक वायदा करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि जितने गोंडावासी हैं आप घबराइए नहीं, और एक दिन 10 मार्च को ऐसा होगा कि सूर्योदय होगा, और जब सूर्योदय होगा तो उसकी रोशनी हर तरफ फैलने वाली है। सूरज जी, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी और आपने सच्चाई भी बताई कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में विकास की बहुत सारी योजनाएं चिकित्सा क्षेत्र में और अर्बनाइजेशन में गोंडा में की गई। मैं चिकित्सा के ऊपर बाद में आऊंगा, लेकिन थोड़ी सी और बातों पे बात कर लेते हैं। अभी आपने किसान का मुद्दा छेड़ा था कि किसानों को उनकी पेमेंट मिलने में परेशानियां हो रही हैं, गन्ना किसानों को उनके भुगतान मिलने में परेशानियां हो रही हैं। किसानों को एक और बहुत बड़ा मुद्दा है आवारा पशु। आवारा पशु का मुद्दा पिछले 5 सालों में किसानों के कई तरह की समस्याएं लेकर आया है। किसानों की फसलों का नुकसान होता है, साथ ही बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। लोग परेशान होकर अपने खेतों के आसपास कटीले तार लगाते हैं, जिससे दुर्घटना में इंसानों के साथ, जानवरों के साथ गंभीर दुर्घटनाएं होने लग गई हैं। इस तरह के मुद्दे को, इस तरह की किसानों की परेशानियों की आप सत्ता में आने पे किस तरह से दूर करते हैं? आपने कभी शायद ही सुना होगा कि खेतों की बाउंड्री की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे दिन दिखाते दिखाते ऐसा दिन दिखा दिया है कि किसान को अपने खेत की बाउंड्री करनी पड़ रही है। जितना फसल वो बोता है, उससे जितना भी पैसा कमाता है, उससे अधिक पैसा तो उसका चारों तरफ अपने खेत को रूंदने में लग जा रहा है। किसान 3-3 फसल तैयार करता है, तीनों की तीनों फसलें ये छुट्टा जानवर चढ़ जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि छुट्टा जानवरों की रखरखाव की ढंग से अगर व्यवस्था की जाती तो आज किसान हलाकान परेशान ना होता। चारों तरफ परेशानी है। रोजगार के मुद्दे पर रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगा कि रोजगार देकर पिता और पुत्र को दोनों रोजगार दिया है कि 12 घंटे पिता अपनी खेत की रखवाली करें और 12 घंटे पुत्र रखवाली करें। और किसान इस तरह से परेशान है कि किसान के गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा है। किसान क्रय केंद्रों पर जाने के बाद उनके साथ घटतौली हो रही है, उनका अनाज तौला नहीं जा रहा है। मेरे पास रोज फोन आता है क्योंकि मेरा फोन परमानेंट खुला रहता है और लोगों से मैं बात करता रहता हूं। तमाम किसान परेशान हैं जो औने पौने अपना पैसा, अपना धान और गेहूं बेचने का काम कर रहे हैं मजबूरी में। उनकी ट्राली खड़ी है, कोई तौल करने को तैयार नहीं है। ये किसके पास जाएं, किससे अपना दुख कहें, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि हम लोग जब चुनाव आएगा तो सिर्फ और सिर्फ जो भगवान राम को इन लोगों ने बना रखा है कि ये हमारे हमेशा ध्वजवाहक रहेंगे। मैं समझता हूं भगवान राम हम सबके हैं, हम लोग के रोम रोम में भगवान राम बसते हैं और राम की आराधना पूजा हम लोग हमेशा करते रहते हैं। और भगवान राम सबका कल्याण करेंगे, हम सबका कल्याण करेंगे, समाजवादी पार्टी का कल्याण करेंगे। विकास वर्सेस हिंदुत्व, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, आपको कितना लगता है कि दोनों में से क्या ज्यादा बड़ा टॉपिक है, क्या ज्यादा बड़ा मुद्दा है यहाँ की जनता के लिए? देखिए, हिंदुत्व, सनातन धर्म हमेशा ऊपर रहता है। हम लोग भी सनातन धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हिंदुत्व और विकास की बात की जाए तो मैं समझता हूं मेरे आकलन से अगर सभी लोग सिर्फ पूजा पाठ करेंगे और सिर्फ मंदिर में बैठ के घंटी बजाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उनको भिक्षा देने के लिए बचेगा। सब जब मंदिर में बैठ जाएंगे, हमें अगर अपने परिवार को बढ़ाना है, हमें अगर अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनके भविष्य को उज्जवल करना है, अगर हमें अपने क्षेत्र का नाम पैदा करना है, भारतवर्ष को विश्व में सबसे ऊपर ले जाना है, तो निश्चित रूप से विकास की बात करनी पड़ेगी, विकास के कार्यों को करना पड़ेगा। विकास कैसे होगा? आप समझिए, एक समय ऐसा था, आज भी ये स्थिति है कि कोई युवा अगर 5,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदना चाहता है तो उसको खरीदने में दिक्कत होती है। अपने पिता से पैसा मांगता है, माता जी से पैसा मांगता है, तमाम लोगों से, तब जाकर वो 5,000 का मोबाइल लेता है। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे जो बहुत ही शानदार नेता है, उन्होंने युवाओं को 70
70,000 रुपए का लैपटॉप देके ये साबित कर दिया कि युवाओं के साथ, गरीबों के साथ समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रही, आगे भी खड़ी रहेगी। हम लोगों ने तमाम प्लान बनाए हैं। आज की डेट में 7 जनवरी को जब अखिलेश यादव जी आए थे माननीय मंत्री स्वर्गीय पंडित सिंह जी के जन्मतिथि के अवसर पर अनावरण में, तो उन्होंने मन से ये घोषणा की थी। जो 3 बड़ी बातें उन्होंने कही, उन्होंने गोंडा जनपद मुख्यालय पर विश्वविद्यालय बनाने की बात कही, उन्होंने गोंडा जनपद मुख्यालय शहर में सिविल लाइन देने की बात कही है, और मैं समझता हूं कि एक रिंग रोड की व्यवस्था करने की जो बात कही गई है, इन सब पे हम लोग खरे उतरेंगे। हम लोगों ने जो कहा है वो करके दिखाया है। यही अखिलेश यादव जी जब कहते थे कि हम लैपटॉप देंगे, तो लोगों को सपना लगता था, ये भाजपा के लोग और अन्य पार्टी के लोग मजाक उड़ाते थे कि ये कैसे दे पाएंगे, लेकिन उन्होंने इसी जनपद के 58,000 60,000 लड़कों को लैपटॉप देकर साबित कर दिया कि किस तरह से हम अपनी बात को पूरा करना जानते हैं, क्योंकि समाजवादी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, समाजवादी काम करके दिखाते हैं। और मैं समझता हूं एक सबसे बड़ा उदाहरण, अगर विकास की आपने बात कही होगी, तो जब कोई भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी या अन्य पार्टी का आदमी या आम आदमी एक बार लखनऊ से लेकर और दिल्ली तक एक्सप्रेस वे पर जाता होगा, तो कहीं ना कहीं एक बार जरूर उसके मन में आता होगा कि मौका मिलेगा तो साइकिल के बटन तो जरूर दबाएंगे। ये होता होगा। सूरज जी, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, लोगों की जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात को, चूंकि कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, चुनाव आयोग ने कहा है डिजिटल रैलीज करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन में सीमित मात्रा में लोग जा सकते हैं, ऐसे में आप अपनी बात को कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, कैसे लोगों से संपर्क करेंगे? देखिए, हम अपनी बात का संपर्क करने के लिए, मैं एक बार फिर कह दूं कि हम ये चुनावी नेता नहीं है। हम 5 साल क्षेत्र में जनता के बीच रहने वाले, तो मेरी बात पहुंचाने के लिए मुझे सिर्फ रैली का ही भरोसा नहीं। हम लोग तो दिन दिन जन के पास जाते हैं। मेरे घर पे सहालक के वक्त पे कम से कम 120, 150, 150 तक न्योता रहता है। निमंत्रण लोगों को क्यों पूछा जाता है? इसलिए पूछा जाता है क्योंकि हम पहुंचते हैं। कोई गरीब आदमी एक बार पूछेगा, 2 बार पूछेगा, तीसरी बार नहीं बुलाएगा अगर आप नहीं पहुंचोगे। तो हमें अपनी बात पहुंचाने के लिए कोई रैली की जरूरत नहीं है, और हम लोग मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और पूरे क्षेत्र में रहते हैं। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने साथी हैं, वो सब बहुत ही नौजवान हैं, सबके अंदर ऊर्जा है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए। हम लोग 5 साल काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात हम लोग के परिवार के लिए है कि पंडित सिंह जी का परिवार एक ऐसा परिवार है जो जनता से मिलता है, जनता की बात सुनता है। हम लोग सरकार में हो ना हो, विधायक हो ना हो, मंत्री हो ना हो, लेकिन अगर हमारे दरवाजे पे कोई आए तो उसके चेहरे पे मुस्कान लाना हमारी जरूरत है, उसको हम जरूरत पूरा करेंगे। और लोग इसी बात से हम लोग से प्रसन्न हैं। और आज कहीं ना कहीं पूरे विधानसभा में इस बात का चर्चा है कि हाँ, कम से कम पंडित सिंह या सूरज सिंह जी मिलते तो हैं। दोनों लोग, पंडित सिंह जी मिलते हैं, सूरज सिंह मिलते हैं, तो ये बात जरूर हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद है, और इसी को हम लोगों ने अपने पूंजी बना के रखा है, और अनवरत इसी काम पे हम लोग लगे रहेंगे। क्योंकि मंत्री जी ने हमेशा ये सिखाया कि कहीं भी जाइए तो किसी गरीब के साथ में आप जरूर बैठिए, उसके साथ जरूर बात करिए। सूरज जी, गोंडा क्षेत्र में, खासकर पूर्वांचल में, चूंकि गरीबी ज्यादा है, तो लोगों के पास बहुत सारे लोग यहाँ पे सरकारी नौकरी से जुड़े रहते हैं। परिवार में लोगों का ख्वाब होता है सरकारी नौकरी से जुड़ना, तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं भी सरकारी नौकरी वालों के साथ आई हैं, जिसमें एडेड टीचर्स जो होते हैं उनकी नौकरियों को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत अगर आपने परीक्षा पास नहीं की है तो आपकी नौकरी समाप्त हो सकती है। पूर्व की सरकारों ने ऐसे शिक्षकों को नियमित भी किया, तो क्या ऐसे लोगों के लिए भी आपके लिए कुछ प्लानिंग है? देखिए, कर्मचारियों का कल्याण जब भी हुआ है तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। इसी के सापेक्ष अभी हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन बहाली की बात कही है। उस पेंशन में निश्चित रूप से जितने आईएएस हैं वहां से लेकर, जितने बड़े अधिकारी से लेकर और छोटे अधिकारी तक, कर्मचारी तक, सब लाभान्वित होंगे। मैं समझता हूं 2005 से लेकर उसके बाद के लोग थे, तमाम लोग कोर्ट जाने वाले थे, कोर्ट का हवाला देकर अपना फायदा लेने चाहते थे, वो जाते, उनका पैसा लगता, कोर्ट क्या करती क्या नहीं करती। लेकिन पुरानी पेंशन बहाली को कहकर निश्चित रूप से तमाम ऐसे परिवार जो लगभग हर परिवार में समझता हूं कि कर्मचारी या अधिकारी से जुड़ा हुआ है, उसके तमाम रिश्तेदार हैं, सबको मैं अपील करना चाहता हूं, हमारे लेखपाल भाइयों से, सफाई कर्मी भाइयों से, हमारे कर्मचारी भाइयों से, तमाम अधिकारियों से, कि आप सब भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करिएगा, और तभी आपकी पुरानी पेंशन बहाली होगी जो आपके बुढ़ापे का सहारा होगा। एक मेडिकल इंश्योरेंस भी मुद्दा है कि तमाम सरकारी कर्मचारियों को मेडिकल इंश्योरेंस की प्राप्ति नहीं होती है। जो परमानेंट होते हैं सिर्फ उन्हीं को मिलती है, जबकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो परमानेंट नहीं है और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट करता है, संविदा पे रहता है। ऐसे लोगों के लिए कुछ प्लानिंग है आप लोगों की? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जब सरकार थी तो डायल 100 जो है वो बाहर से नीति लेके आए थे।
विदेशों में जाकर घूमे, वहां का क्या सिस्टम है पुलिसिंग का, वहां एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था है, हेल्थ में क्या व्यवस्था चल रही है, इन सबको देखते हुए तमाम वहां की योजनाओं को लाकर और यहाँ यूपी में लागू किया था। मैं समझता हूँ इंश्योरेंस को लेकर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि बहुत अच्छी योजना हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल जो योजनाएं हैं वो हमें मैनिफेस्टो में ये आई हैं जो हमने आपको बताई हैं। और जो गरीबों की बात की गई है, किसान परेशान है, किसान परेशान है, महिला परेशान है, छात्र परेशान, व्यापारी परेशान, हर कोई परेशान है। महंगाई से कमर तोड़ दी है सरकार ने। जो पेट्रोल 68 रुपए और 75 रुपए में बिकता था, जो डीजल 65 और 68 रुपए में बिकता था, उसको 110 रुपए में कर दिया, 99 रुपए में कर दिया डीजल को। गैस सिलेंडर 450 रुपए का गैस सिलेंडर था, 450 से बढ़ाकर, जो गैस सिलेंडर जब से इस देश में एलपीजी बनना शुरू हुई तब से लेकर गैस सिलेंडर का जो दाम था वो 450 था 2014 तक। 2014 से लेकर 2019 तक वही गैस सिलेंडर 1000 रुपए में हो गया। मैं समझता हूं जो सरसों का तेल है, घर में रोज की नीड है, खाना बनता है, सब्जी बनती है, तमाम सारी चीजें, उनमें 90 रुपए का जो लीटर तेल था उसको 230 रुपए में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इन्होंने जितने नारे दिए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, महंगाई कमर तोड़ है, गरीब आदमी परेशान है, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। कोई भी अधिकारी चाहे पुलिस का हो चाहे हो, कुछ लोग ईमानदार होंगे, उनके ऊपर मैं नहीं कहता हूं, लेकिन लगभग सारे लोग कहीं ना कहीं पैसा लूटने में लगे हुए हैं। और लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि आप समझिए इस सरकार में यह आलम है कि पुलिस हत्या कर रही। गोरखपुर का आपने कांड देखा होगा, मनीष का, विवेक हत्याकांड आपने देखा होगा, लखनऊ का आपने देखा होगा, किस तरह से इस पर भाजपा की पार्टी के लोग जो सत्ता के रक्षक हैं वो भक्षक बने हुए हैं। सत्ता का एक केंद्रीय मंत्री, उसका पुत्र जो है किसानों पे सरेआम गाड़ी चला रहा है और उसके बाद भी मंत्री बने घूम रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूं निरंकुश सरकार है और पूरी जनता ये समझ चुकी है कि अब इसको लपेट कर भेजना ही है। योगी सरकार के दो बड़े मुद्दे हैं और वो दावा करते हैं कि एक तो कानून व्यवस्था जिसके बारे में अभी आपने बताया, दूसरा हिंदुत्व जिस पे आप चर्चा कर चुके हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। इन तरह की बातों पर आपने बताया कि तीन चार इंस्टेंसेस बताया कि जहाँ पे कानून व्यवस्था जो है ढंग से नहीं रही। आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था इस समय कितनी सुदृढ़ है? क्या आम नागरिक को कानून व्यवस्था में न्याय मिल पा रहा है? मैंने आपसे पहले चर्चा की कि गोरखपुर में एक व्यापारी जाता है, होटल में कमरा लेता है, रुकता है और पुलिस पहुंचती है, उसकी हत्या कर देती है। विवेक तिवारी जो ट्रांसगोमती क्षेत्र में मारा गया, जिसको मार दिया उन्होंने, मैं समझता हूं उनके घर पे पहुंचकर उनकी मदद करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। तो ये सरकार जो है ये पूरी तरह विफल है। इनके पास लॉ एंड ऑर्डर की कोई व्यवस्था नहीं है, ये सिर्फ झूठे ढिंढोरे पीट रही है। कुछ मीडिया के साथियों को व्यवस्थित करके ये अपना विज्ञापन छाप कर और ये अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे मीडिया के बहुत सच्चे साथी भी हैं जो इनको उजागर कर रहे हैं कि इनका क्या मामला है और ये किस तरह से काम कर रहे हैं। और आज चाहे जितने वर्ग हों, सारे वर्ग जो है वो समाजवादी पार्टी की नीतियों से और समाजवादी पार्टी के कामों से प्रभावित हो रहे हैं। अब उन्होंने 5 साल समाजवादी पार्टी का काम देखा, 5 साल भाजपा का काम देखा है, दोनों का आकलन कर रहे हैं और मुझे लगता है जब तराजू में तौल रहे हैं तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के 5 साल का काम भारी पड़ रहा है। तो भाजपा कहीं ना कहीं फेल हो रही है और भाजपा की सरकार दोबारा आने वाली नहीं होगी। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे कि 27 फरवरी को मतदान है गोंडा में, तो गोंडा की जनता आपको क्यों चुने, समाजवादी पार्टी के लिए क्यों बटन दबाए? वो 5 कारण बताइए कि वो समाजवादी पार्टी को गोंडा की जनता को क्यों चुनना चाहिए। देखिए, गोंडा की जनता अगर मुझे चुनना चाहती है तो मैं 24 घंटे गोंडा मुख्यालय पर उपलब्ध हूँ। मुझसे मिलने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मुझसे मिलने के लिए मेरे और आपके बीच में, जनता के बीच में कोई प्रतिनिधि नहीं है कि आप प्रतिनिधि से समय ले लीजिए। मुझसे मिलने के लिए आप रात के 2 बजे, मेरा मोबाइल फोन हमेशा ऑन रहता है, जैसे मेरे पिता का ऑन रहता था वैसे मेरा भी ऑन है। उनका नंबर भी मैंने अपने पास ही रख रखा है क्योंकि तमाम सारे पुराने लोग जो हैं जिनको वो नंबर रटा हुआ है। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा कारण ये है कि मैं हमेशा उपलब्ध हूँ और उपलब्ध होकर जनता की बात करता हूँ, सेवा करता हूँ। दूसरा कारण यह है कि जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, पुलिस उत्पीड़न है, किसानों का उत्पीड़न है, बेरोजगारी है, ये 5 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सरकार हमको, जनता हमको चुनने जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। बहुत बहुत थैंक यू सूरज जी इस इंटरव्यू के लिए। तो ये थे सूरज सिंह जिन्होंने बताया कि वो किन मुद्दों पे ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए लड़ेंगे गोंडा विधानसभा सदस्य। और गोंडा पोस्ट में इसी तरह की और खबरों के लिए, इसी तरह की और वीडियोस के लिए देखते रहिए।